वेलकम बैक। हमने सबने बचपन में बड़ी जो है वो फेबल्स पढ़ी हैं, बहुत बड़ी कहानियाँ पढ़ी हैं। स्नो वाइट की तो कभी लिटिल रेड राइडिंग हुड की, लेकिन एक कहानी मुझे बड़ी पसंद थी। मैं को पता है कौन सी थी? कौन सी थी? वो थी रपुंज़ल की। ये जो एक किले में उनको कैद कर दिया जाता था, फिर वो लंबे बाल करती थी और इतने लंबे हो जाते थे उनके बाल कि वो किले से नीचे तक चले आते थे। तो ये तो हम सोचते थे कि ये तो कहानी है सिर्फ, लेकिन अब हकीकत में मिलाते हैं। हकीकी जिंदगी की रपुंज़ल हैं पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर ज़हाब कमाल। अपने खेलों के साथ साथ लंबे बालों की वजह से वो मशहूर थीं, लेकिन अब उन्होंने हकीकी ज़िंदगी की जो हीरो है ना, वो भी ये साबित उन्होंने अपने आप को किया है। उन्होंने अपने बाल अतिया करने समेत 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर लिए हैं। एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है जिसमें उन्होंने अपने लंबे बालों में सबसे ज़्यादा क्लिप्स भी लगाए। इसके अलावा भी ज़हाब कमाल अपने 5 फीट 1 इंच लंबे बाल एक फाउंडेशन को अतिया करते हुए रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। और जनाब, ये जो इदारा है उन बच्चों के लिए काम करता है जो किसी बीमारी में मुब्तला होकर अपने बाल खो देते हैं। बड़ा नेकी का काम और बहुत दिल गुर्दे वाला काम है, क्योंकि बालों की कटिंग करवाना एक खातून के लिए कितना मुश्किल होता है ये शायद एक खातून से बेहतर कोई भी नहीं जानता, क्योंकि बाल लंबे बड़ी मुश्किल से होते हैं, लेकिन जब उनकी कटिंग की जाती है तो फिर आंखों से कभी कभी आंसू भी जारी हो जाते हैं। ज़हाब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हाब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आप छोटे बालों में भी बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन जो घने लंबे बाल होते हैं ना, कहा जाता है कि लंबे बाल, घने बाल ख़वातीन का हुस्न होते हैं, और यही वजह है कि उनसे प्यार भी बहुत किया जाता है। ख़वातीन अपने बालों की देखभाल भी बहुत करती हैं, डिफरेंट टोटके भी करती हैं। लेकिन ये इतना मुश्किल फ़ैसला, क्योंकि हमारे छोटे से बाल हैं उसमें भी हम कटिंग करवाते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं, पूरा साल सोचने के बाद दिसंबर में जाके कटिंग करवाते हैं। तो कितना मुश्किल फ़ैसला था बालों की कटिंग करवाना? बहुत मुश्किल फ़ैसला था। मैंने 18 ईयर्स अपने बाल अपने साथ रखे थे और बस मैंने बहुत अच्छे कॉज में अपने बाल डोनेट किए हैं, और स्पेशली मैंने अवेयरनेस अब देनी थी। मेरी अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, तो मैं अवेयरनेस देना चाहती थी। बच्चों की हेल्प करती हूँ, तो मैं करना चाहती थी कि मैं बच्चों की हेल्प करूँ बालों से, और मुझे सबसे अपनी अजीज़ चीज़ थी वो मैंने दी है बच्चों को। अच्छा ज़हाब, आई वाज गोइंग थ्रू वन ऑफ योर स्टोरीज़, और उसमें ये था कि आपके फादर ने जो है वो आपको काफ़ी पहले ये आइडिया दिया था कि आप जो है वो बाल ग्रो करें। कितनी एज थी उस वक्त आपकी? कितने साल लगे आपको बाल इतने ज़्यादा ग्रो करने में? मैं 13 इयर्स ओल्ड थी, और मेरे फादर का प्लान था, सबसे पहले तो वो चाहते थे कि मेरे बाल लंबे होंगे तो मैं थोड़ी यूनिक दिखूंगी। और फिर उसके बाद मैं जब स्क्वॉश में आई तो उनका प्लान था कि अगर तुम अपने बाल नहीं कटवाओगी तो तुम लॉन्गेस्ट ईयर एथलीट का टाइटल ले सकती हो, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो फिर उसी प्लान को कंटिन्यू करते हुए एक एम था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंचना था, तो उन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए मैंने अपने बाल नहीं कटवाए। अच्छा, एक जो चीज़ जो अब मुझे वो रही है कि स्पोर्ट्स करते हुए ना हम कोशिश करते हैं कि कोई लूज़ चीज़ एक तो हाथों में और गले में या कान में ना पहने। फिर ये कि अगर कोई हमारे बाल लंबे हैं तो हम कोई बैंड लगा लें। ज़्यादा शोल्डर तक मेल प्लेयर्स के बाल लंबे होते हैं, फीमेल्स के जो है वो बैक तक आते हैं। आपने इतने लंबे बालों के साथ खेला कैसे? मैं सवाल तो मेरा ये है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए खेलना, लेकिन मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं यूज़ टू थी, और बहुत मुश्किल था उसको कैरी करना। मैं बांध के खेलती थी स्क्वॉश, और बहुत ज़्यादा स्वेटी भी हो जाते थे मेरे बाल, लेकिन एक मेरा एम था, एक टारगेट था, मुझे वो अचीव करना था, तो मैं बहुत मोटिवेट थी उस चीज़ के लिए। अच्छा ज़हाब, मुझे ये बताएं कि जो लड़कियां आपको देख रही हैं ना, वो ये सोच रही होंगी कि अच्छा ठीक है आपने तो कटिंग करवा ली, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो बाल हैं जैसे पहले ज़हाब के बाल थे वैसे हो जाएं। तो आप क्या एक्स्ट्रा केयर कुछ बालों की करती थी? अम्मा बताती हैं, नानी दादी बताती हैं, ऐसा कुछ होता था? जी बिल्कुल, मेरी ग्रैंड मदर बहुत ख्याल रखती थी एक चीज़ का, वो है ऑयलिंग। वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती थी मेरे बालों में, और मैं यही बताऊंगी सारी लड़कियों को कि अच्छी ग़िज़ा, अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे, अच्छी न्यूट्रिशन आपकी होगी तो आपके बाल बढ़ेंगे।
और कम से कम आप स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करें। मैं बिल्कुल स्ट्रेटनर का इस्तेमाल नहीं करती थी और ना मैं करती हूँ। मेरे घर में जब भी मेरे ग्रैंड मदर या मेरी अम्मी ने मेरी हेल्प की बाल ड्राई करने में, तो वो कोशिश करती थी कि ऐसी ओपन छोड़ दें बाल ड्राई हो जाएं, या वो सन में ले जाके उसको ड्राई करती थी। मैंने कभी भी स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर, कोई सप्लीमेंट्स, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया। सही, यानी ये जो आपके बाल हम स्ट्रेट देख रहे हैं ये नेचुरल हैं। बिल्कुल जी। और ये बड़ी बात है, कितने लंबे बाल, मतलब डेथ स्ट्रेट है, इसमें कहीं पे कोई वेव नहीं है। खैर जिस जेलसी हो रही है आप? है नहीं, मुझे जेलसी बिल्कुल नहीं हो रही। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि हमारे बालों पे रोजाना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसलिए हम जेलस हो नहीं सकते। जी, मैंने देखा है, मैं अक्सर चैनल्स पे आती थी तो मैं यही देखती थी कि होस्ट के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेटनर और रोलर्स वगैरह लगा रहे होते हैं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस फलाही इदारे को आपने बाल अतिया किए हैं, अगर जरा हम उसके बारे में बात कर लें, तो अब बाल अतिया करना, और वो भी अपनी सबसे प्यारी चीज़, तो वो फलाही इदारा काम कैसे करता है, और आपके बाल अतिया करने के बाद वहाँ के मुंतज़मीन जो हैं उनकी क्या राय है? चिल्ड्रन विद हेयर लॉस विग्स बनाती है बच्चों के लिए। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे बच्चों की हेल्प करती है, और मुझे बड़ा शौक़ था अपने बालों को बच्चों तक मतलब हेल्प करने के लिए। तो फिर मैंने अपनी सबसे अजीज़ चीज़ जो है अपने बाल मैंने बच्चों को डोनेट किए हैं, और चिल्ड्रन विद हेयर लॉस विग्स बनाते हैं, और वो चाहते हैं कि वो बच्चों की जहाँ पर भी उनके रिक्वायरमेंट्स उनकी हेल्प कर सकें। तो मैंने उस फाउंडेशन को अपने बाल डोनेट किए। अच्छा, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट स्पोर्ट्स नाउ, कि अभी भी आप प्रैक्टिस आपने जारी रखी हुई है? जी बिल्कुल, मेरी प्रैक्टिस पूरी है स्क्वॉश की। मैं खेलती हूँ और मैं कोच भी करती हूँ स्क्वॉश, और अभी कोविड की वजह से मैं टूर्नामेंट्स नहीं खेली थी, लेकिन मेरे टूर्नामेंट से स्टार्ट होने वाले हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़, एक बड़े अच्छे कॉज के लिए हमने देखा है कि जो अगर हेयर लॉस किसी को भी होना शुरू हो जाए तो बड़ी परेशानी वाली बात होती है। नींदें उड़ जाती हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि किसी को कोई बीमारी हो गई, उनको हेयर लॉस होना शुरू हो गया, तो उनका जो चेहरा है ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जब आपकी अतिया करदा बाल वेग बन के ऐसे बच्चों को लग रहे होंगे, आपने इमेजिन किया है कि क्या फीलिंग होगी उस वक्त आपकी? किसी एक बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाके आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। जी बिल्कुल, मैं यही बात आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत अफसोस था, लेकिन फिर एक तरफ जो मेरी कॉज है, मैंने बच्चों की हेल्प की है, तो मुझे दिली बहुत सुकून है। और मैं जब वो बच्चों को देखूंगी विग पहने हुए, तो आप सोचें कि मैं खुश कितना होंगी अंदर से, कि मेरे बाल जो हैं वो कितनी अच्छी कॉज में खर्च हुए हैं। अच्छा ज़हाब, लास्ट में मुझे ये बताएं कि जिस वक्त कटिंग शुरू हुई बालों की, थोड़ी स्टॉप इमोशनल हुई होंगी ना, मतलब कुछ तो होता है ना हल्की हल्की आंखों में आंसू। बहुत रोई थी, और मैं मतलब एक नाइट मुझे रात में नींद नहीं आई थी जिस दिन मेरा इवेंट था, और मैं इवेंट वाले टाइम पर भी बहुत रो रही थी। लेकिन बस मुझे सब यही बोल रहे थे कि तुम बहुत अच्छे कॉज में अपने बाल डोनेट कर रही हो, और बहुत सब ने मुझे हिम्मत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे शुक्र है और मुझे सुकून भी यही है कि मैंने बहुत अच्छे काम के लिए आपने अपने बाल अतिया किए हैं। बेहद शुक्रिया ज़हाब, आप हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू कर मुश्किल दिल गुर्दे वाला काम होता है, स्पेशली कटिंग कराना और फिर अपने बाल किसी को दे देना। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करेंगे अनदेखा पाकिस्तान की। आज अनदेखा पाकिस्तान में हम आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का सबसे पुराना दरख्त, और ये सिर्फ पुराना नहीं है, ये फैल भी रहा है मुसलसल, यानी कुछ खा भी रहा है इसलिए मोटा हो जा रहा है। हो सकता है, और ये इतना ज़्यादा तनावर है कि ये अपनी जड़ें फैला रहा है, और जहाँ ये जड़ें फैलाता है लोग वहाँ से मकान छोड़ के जाने पे मजबूर हो जाते हैं, नकल मकानी पे मजबूर हो जाते हैं। शाहीन मिसाल आपको इसी जगह लिए चलती हैं जहाँ पर ये दरख्त मौजूद है। तो दरख्त किस तरह से फैल रहा है और किस तरह से अपनी जड़ें फैला रहा है, आज आपको दिखा। पाकिस्तान का सबसे पुराना दरख्त जिसके साए से भी लोग डरते हैं। सरगोधा के इलाके मोरीवाल में बरगद के इस दरख्त की जड़ें 2 गांव तक फैल चुकी हैं। लोग इस पर चढ़ते हैं, ना जड़ें काटी जाती हैं। जो डंडे को काटता है ना,
उसका मज़ीद नुकसान होता है, माल का भी होता है, बंदे का भी होता है। ये पड़ोसी ने एक काटा था टाल इसका ना, उसका बेटा पागल हो गया था, अभी तक भी पागल है। जिधर जिधर इसके मतलब हिस्से चले जाएं, आगे घर आ गया है वो घर भी निकाल देते हैं, उधर से ना उठा लेते हैं घर भी अपना। इसका अभी मौजूदा जो रकबा है ना, पहले इसकी 9 कनाल तो कुछ मरले थी, इसके आगे जितना जितना ये जाती है ना, जिसकी भी आती है वो छोड़ देता है। तो हम परस्ती कहिए या फिर कोई आसेब, ये दरख्त फैलता ही जा रहा है। शाखों के साए में मौजूद कब्रें इसे और डरावना बना देती। ये कब्रिस्तान हमारे ही है, उन्होंने लगाया था। ये एक मुतार का दरख्त जो है ना, वो जो सूखी मुतार है वो लगाई थी। अपनी फ़कीरी की वजह से ये बोर्ड बने हैं। उसके बाद फिर ये मनता जितनी भी चढ़ती थी, इनको अपना दूध पिलाते थे, पानी की जगह दूध डालते थे, और ये इजाफा करती गई, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। अबल और मोरेवाल के दर्जनों रिहायशियों ने अपनी ज़मीन इस बूढ़े दरख्त को दे रखी है। उनका मानना है जब भी कभी किसी ने इस दरख्त की शाख तक काटी है, उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो है ना, जब ये बढ़ता गया, हम ज़मीन छोड़ते गए, फिर हमारी दीवारों के ऊपर आ गया तो हमने दीवारें पीछे हटा ली, इसलिए कि ये एक एहतराम की जगह थी, दरबार से एक फ़कीर की जगह थी। दरबार का वो हिस्सा जहां बुजुर्ग की कब्र है, दरख्त ने गैर मामूली तौर पर मजबूत जड़ों से इसे लपेट में ले रखा है। इल्मे नबातात के माहिरीन को लगता है बुजुर्ग की कब्र की वजह से ये दरख्त अब तक बचा है, वरना इसे भी काट दिया जाता। बरगद का दरख्त है, बेसिकली ये फाइकस फैमिली से तल्लुक़ रखता है। इसको बेनिन भी कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा उम्र होती है और ये नॉर्मली 700, 800, 900 साल तक इसकी लाइफ होती है। नॉर्मली जहाँ ये दरख्त लगता है उसके नीचे कोई चीज़ और नहीं होती। रुमान परवर और कुदरत के शदाई लोगों के लिए ये दरख्त बाइस कशिश है। कोई मन्नतों के धागे बांधता है तो कोई इसकी सहर अंगेजी में जकड़ा है। इस दरख्त के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ था कि ये बहुत एक सहर अंगेज़ सा दरख्त है। यहाँ पे बहुत ही बिल्कुल बहुत पुराना है। तो मैं आई थी यहाँ पे, मैंने दुआ भी की है और मन्नत का धागा भी बांधा है। सबसे बूढ़ा दरख्त होने की वजह से हुकूमत ने इसे अपनी तहवील में लेने का फैसला कर लिया है। ये इसका रकबा जो है तकरीबन 24 कनाल से थोड़ा सा ज़्यादा है। कोर्ट मोमन के असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने हमें कल हुक्म दिया है कि आप इनकी फरमाइश करो ताकि इसकी 4 दीवारी तमीर कराई जा सके। बात जो भी हो, कदीमी दरख्त से वाबस्ता तोहमात ने इसे बचा रखा है। अगर ये तोहमात ना होते तो कीमती विरसा कब का कट चुका होता। कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ सैर को निकले और एक मजेदार सुरीली आवाज आपके कानों में आई हो? हाँ, मैं खुद ही आ गई। ये वैसे इनसे पूछी, खुद ही आ गई। खुद ही की आवाज इनको सुरीली लगती है। जनाब, हम आपको ये इस्लामाबाद के मनासिर दिखा रहे हैं जहाँ पर एक पार्क, और इस पार्क पे जब लोग आते हैं तो जनाब एक सुरीली आवाज इनके कानों तक पहुँचती है। माशाल्लाह, जबरदस्त खूबसूरत आवाज हक नवाज साहब की आवाज है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपने हमारी मॉर्निंग को मजीद खूबसूरत बना दिया है। क्या माशाल्लाह आवाज़ है, अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी आवाज़ से आपको नवाजा है। फ़ैन हो गए हैं हम आपके। मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पे बात करूँ, लेकिन सबसे पहले लोग जिस चीज़ के मुंतज़िर हैं, मुझ समेत, फैसल समेत आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। हम प्लीज़ गुनगुना दें, कोई खूबसूरत सा गाना सुना दें। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके जितने भी स्टूडियो में जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा समा चैनल का। मैं बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और नाज़रीन को मेरा सलाम है, ढेर सी दुआएं हैं कि आप लोगों का प्यार है।
और मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ किशोर कुमार जी का एक गीत। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। क्या बात है नवाज। शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, शाम तन्हाई की है, आएगी मंजिल कैसे, जो मुझे राह दिखा दे, वो इशारा न रहा, वो इशारा न रहा। तो कोई आपने बड़ा ज़बरदस्त एक पुराना सा गाना गाया। अच्छा, हम आपसे आगे भी चल के सुनेंगे और क्योंकि 14 अगस्त का भी मौका आ रहा है तो हम आपसे कोई मिली नगमा भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि पार्क में आपने ये जो गाना गाया जिसके बाद आप वायरल हुए, कहानी क्या है इसके पीछे, हक नवाज कौन है? बस जी कहानी यही है सर कि बचपन से शौक़ था गाने का, तो बड़ी स्ट्रगल किए आते आते बस काफ़ी अरसा गुजर गया। इस्लामाबाद में आए हुए तो ये पॉइंट मिला मुझे, सीडिया वालों का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि काश ये मेरे पास पॉइंट ना होता तो आज किसी को कुछ पता ना होता। और आप लोगों से मेरी पहचान है सर, मुझे आज दुनिया देख रही है, मेरी सब के लिए दुआएं हैं। और हक नवाज साहब, आप जो शौक है मेरा, पाकिस्तान की पहचान है माशाल्लाह, जो आपकी आवाज़ है और जिस आवाज़ में आप गाते हैं, लेकिन इस गायकी से क्या आमदन होती है, घर चलता है, घर का चूल्हा जलता है? प्लीज़ ज़रा ये भी बताइएगा। बस जी ये देखिए, मैंने काफ़ी इंटरव्यू में बताया है कि ये एक जो अल्लाह ताला ने जिनको सुरीले कान दिए हुए हैं, जो संगीत को अभी भी समझते हैं, वो कुछ दाद वगैरह दे देते हैं जिससे मेरा घर जो निज़ाम चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 गाड़ियाँ भी लगाई हुई हैं, वो फर्स्ट टाइम वो धोता हूँ जाकर, फिर पिछले वक्त इधर आ जाता हूँ। तो अपनी ड्यूटी मैंने तो अपने दिल से ये ड्यूटी समझी हुई और जो आवाम की मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा हक नवाज, यानी कि आप जो है वो पहले हम यही समझें हम आपकी गुफ्तगू से कि आप गाड़ियाँ धोते हैं और उसके बाद शाम के वक्त पार्क में आते हैं, ऐसा ही है? जी सर ऐसा ही है। अच्छा, अब ये मुझे हक नवाज ये बताएं कि आपकी वीडियो तो वायरल हुई हो, जैसे कि आपने ये भी कहा कि जो सुर संगीत लय ताल वाले जो पहचानते हैं वो कोई ना कोई हदिया ज़रूर दे जाते हैं, तो क्या किसी मौसीकार या फिर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई गाने की रिकॉर्डिंग का अभी तक कोई आपको ऑफ़र हुई? नहीं सर, अभी ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तकरीबन कल परसों एक स्टूडियो में अपने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया है लता जी का गाना, तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, और जो आपकी मशहूर हुई है उस गाने की वो बोल बड़े ही जिसको कहते हैं ना घाक और बहुत ही ज़ख्म देने वाले हैं, बहुत ज़ख्म देने वाले हैं, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम फिर नहीं आते। तो आप ये बताइए कि आपकी आगे क्या करना चाहते हैं? क्या सिर्फ यहीं पे आप पार्क में ही गाना गाना चाहते हैं या फिर वो लोग जो कि प्रमोट कर सकते हैं आपको, उनसे आप क्या अपील करेंगे? सर देखें, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, बचपन से ही ख्वाहिश थी ये मेरी, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने, ये मेरे मालिक का एहसान है मुझ पर, मैं तो नहीं इस काबिल हूँ। तो देखें हर इंसान की कोशिश होती है, क्योंकि वो मेहनत करते करते स्टेप बाय स्टेप, अभी देखें ना 37-38 साल हो गए मुझे, शुरू से लेकर अभी तक आते आते इतना वक्त हो गया, और अल्लाह का अभी हुक्म हुआ तो मैं सबके सामने आया हूँ। तो मैं भी सर कुछ बनना चाहता हूँ, मैं भी आगे प्लेटफॉर्म पे आना चाहता हूँ, तो फिर हम ताकि मेरा भी एक नाम हो, मेरी पहचान हो। और आपकी माशाल्लाह एक पहचान, एक नाम बन गया, हमारे शो के आप मेहमान बन गए। मैं चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म से आप एक और मजीद प्यारा सा गाना जो आप इस पार्क में खड़े होकर गुनगुना 14 अगस्त का हवाले से वो सुनेंगे, लेकिन पहले इस पार्क वाला सुन लें जरा। ये जो पार्क में आप गाना गुनगुना रहे थे, प्लीज जरा कुछ अगर इसके बोल हो जाए। जी बेटा।
जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जबरदस्त। अच्छा, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और नवाज साहब, आखिर में जाते जाते एक आप 14 अगस्त की मुनासबत से लाजमी हमें गाना सुना के जाएं। जी। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। दिल में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नज़र में एक गुलाब था छुपा हुआ। दिलों में कोई ख्वाब था बसा हुआ, नज़र में एक गुलाब था छुपा हुआ। अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का, अजब बहार में खिला वो फूल माहताब का। ये ताजगी, ये जिंदगी, ये रोशनी खुदा करे, खुदा करे, खुदा करे सदा ये रोशनी रहे। ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे। हबीब अली मोहम्मद का आपने बहुत ही खूबसूरत मिली नगमा पेश किया है, और इस ही दुआ के साथ कि ज़मीं की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, आपकी भी ज़िंदगी इसी तरीके से खूबसूरत रहे, और आप जो चाह रहे हैं खुदा आपको उसमें ज़रूर कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। तो कितना महक टैलेंट है हमारे यहाँ, वही ना, बस ये कि प्लेटफॉर्म्स की कमी है। लेकिन खैर, हमें जितना टैलेंट हमारे सामने आता है, हम चाहते हैं कि हम नए दिन के ज़रिए आप तक वो टैलेंट पहुँचाएँ, वो उनकी काबिलियत आपको दिखाएँ। मज़ेदार चीज़ की बात करते हैं जो कि सबकी फेवरेट होती है, यानी बिरयानी। चाहे आलू वाली हो जाए या चाहे चिकन वाली या बीफ वाली। नहीं, बिरयानी है तो बीफ की है, बीफ की नहीं, चिकन की बिरयानी। और बीफ के रवाज के साथ है, और उसमें ऊपर से थोड़ा सा पुदीने की गार्निशिंग हो जाए तो फिर बिरयानी आपको वहाँ ले जाती है जहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं है। लेकिन चिकन के साथ भी ठीक है, चिकन के साथ भी अच्छी है। आप जो मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं, ये उमर कमाल साहब हैं और ये मिसेस उमर हैं। अब इनकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त सी है और मोहब्बत भरी भी है, मोहब्बत भरी भी है, और बिरयानी में मोहब्बत का तड़का हो जाए तो बिरयानी की खुशबू तो उमर कमाल साहब जो हैं वो आप इस वक्त देख भी सकते हैं कि सड़क पे जो है वो बिरयानी बना के बेच रहे हैं। अब इतनी खूबसूरत स्टोरी है कि ये एक प्रोफेशनल हैं, ही इज़ फ्रॉम लम्स और मगिल यूनिवर्सिटी से प्रोफेशनल ये आदमी है, और ये 4 साल से बेरोज़गार थे और इन्होंने बहुत लोगों को कहा कि नौकरी दे दें, लेकिन नहीं दी। तो फिर उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस साइड पे आऊँ, और उसके बाद इन्होंने ये तमाम तर
काम करना शुरू किया? अब इसके पीछे क्या इनकी स्ट्रगल थी, कितने कैपिटल से इन्होंने स्टार्ट किया ये, और अब ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं? हमारे साथ नन अदर देन उमर कमाल साहब मौजूद हैं, उनकी मिसेस भी मौजूद है, उनकी वाइफ भी मौजूद हैं। तो जैसे कि कहा जाता है उमर साहब, आपसे गुफ्तगू करने से पहले हम ये ज़रूर कहेंगे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। देखा, मैं बिल्कुल समझ गई फैसल क्या कहने वाले थे। ऐसा ही है सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, प्लीज बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग जी, यकीनी तौर पे ऐसा ही है। ओके अच्छा सर, ये बताएं, there is a woman behind every successful man। हाँ, अच्छा ये बताएं कि आला तालीम हासिल करो और मुस्तकबिल संवारो, ये हमने तो सुना ही था, लेकिन आप इतने ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, तो क्या स्टोरी बनी? नौकरी नहीं मिल सकी तो यहाँ आने का आपने फिर कैसे सोचा? आपने जो बात की ना कि आला तालीम के साथ, अगली आपने क्या बात की थी? मुझे सही से सुनाई नहीं दिया था। मैंने कहा आप हाईली क्वालिफाइड हैं और जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो डिज़ायरेबल समझी जाती किसी भी नौकरी के लिए, लेकिन वो नहीं मिली। उसके बाद आपने जब नहीं मिली कितना स्ट्रगल किया? हार नहीं मानी, स्ट्रगल किया, और यहाँ पे आने का फिर आपने सोचा, जब सोचा किस तरह सोचा, कितनी आपको शुरू में रेजिस्टेंस मिली? पूरा सफ़र स्टार्ट से आपका कैसा वो बताएं। हाँ ठीक है, मेरा शुमार भी उन 95%, स्पेशली क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, तो मेरा शुमार भी 95% उन पाकिस्तानियों में होता है जो अल्लाह तालीम इस मकसद के लिए उनको दिलाई जाती है, ये वो खुद हासिल करते हैं कि अच्छी नौकरी कर लेंगे, और उससे आगे ना वो कुछ सोचते हैं और ना उनको समझ आता है। तो मुझे भी बहुत अरसा ये समझ नहीं आया कि मेरे पास जो भी नॉलेज और क्वालिफिकेशन है, इट्स नॉट ओनली फॉर अ जॉब, नॉट ओनली फॉर अ कंसल्टेंसी, और मैं उसको अपने लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, और ये हदायत अल्लाह के अलावा आपको और कोई नहीं दे सकता, बंदा नहीं दे सकता। तो जितनी देर तक मुझे ये अल्लाह ने नहीं दी थी तो मैं नौकरियों के लिए धक्के भी खाता रहा, लोगों की मिन्नतें भी करता रहा, और जब अल्लाह के हुजूर पेश हो गया तो फिर काया पलट गई। इट इज़ दैट्स, मतलब कूजे में दरिया बंद कर दिया मैंने आपको। मुझे शऊर ही नहीं था कि मैं अपनी उस सारी नॉलेज, उस सारे एक्सपीरियंस जो मैं पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, शेयर करता रहा, और एक नौकरी, एक फिक्स टाइम अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोगों की मिन्नतें करता रहा। मैंने कभी अल्लाह की तरफ सही तरह से, उस तरह से रजू ही नहीं किया कि आपने दिया, आप बताएं क्या करना है, उससे पूछना पड़ता है। तो जब मुझे ये ख्याल आया कि मुझे अल्लाह की तरफ वापस जाना चाहिए और उसी से पूछना चाहिए, आपने दिया था, अब आप ही बताएं क्या करना है, तो तब तक हालात ठीक नहीं थे। जब मैंने रजू कर लिया तो ठीक हो गया। वाह। और उमर साहब, हम इस पे ज़रूर आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो जो यूनिक स्टाइल है ना उमर साहब का, एक तो होता है कि जी छाबड़ी वाले होते हैं, वो आवाज़ लगा रहे होते हैं। उमर साहब जिस तरीके से एक छतरी लेके और सड़क पे खड़े हुए हैं और बहुत ही पोलाइटली जो वो किस तरह कहते हैं, हम अगर ये सुना सकें तो, अगर हम इसको थोड़ा सा सुना सकें फिर उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। आपने बात की, हम मिसेस उमर से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस पर मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत पोलाइट वे है, आप होममेड बिरयानी सर, और जो नहीं ले रहा वो आप उसको कह रहे हैं थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पे बैठ के ना, यहाँ पे ना जी सर, वो नान लेने वालों में ना, वो उनको मैं बुलाता कैसे हो, वो मेरे आप देख रहे हैं बहुत घुंघराले बाल हैं। जी। तो जब इस तरह के कोई घुंघराले बालों वाला वहाँ से गुजरता है ना, तो मैं शाउट आउट देता हूँ उसको, मैं तो किसी को नहीं छोड़ता, तो मैं आवाज़ लगाता हूँ होममेड बिरयानी सर। तो वो मेरी तरफ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बालों वाले, तो मेरी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। अच्छा, कुछ देखते, जो नहीं मुड़ के देखता ना, फिर मैं उसको कहता हूँ होममेड बिरयानी सर एंड अ फ्री शैम्पू फॉर यू, तो वो वापस आ जाते मेरे पास। ये जबरदस्त तरीका, दिस इज मार्केटिंग जीनियस बेसिकली। और लेट्स टॉक अबाउट, तो वो फिर मुझे कहते हैं यार शैम्पू दो पहले यार, बिरयानी ले लेंगे। फिर आप शैम्पू देते हैं?
मैं उसको बिरयानी देता हूँ। आसरा होता है वो जो अक्सर हम कहते हैं कि हमें हुकूमत दे रही है। अच्छा, आप अब आपने जैसे हमने शुरू में बात कर ली थी कि एक कामयाब मर्द के पीछे जो खातून का हाथ है, तो ज़रा खातून खाना के हवाले से उनसे भी आप हमसे गुफ्तगू ज़रूर कराएं और किस तरीके से आपने मैम ये सफ़र शुरू किया, और साथ ये बताएं अभी दम पे लगा के आ गई बिरयानी आज की? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, दम पे लगा के आ गई हूँ आज की बिरयानी। तो बस सफ़र ऐसे स्टार्ट किया कि बेसिकली जी मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ एंड हाईली क्वालिफाइड हूँ, लेकिन ये कुकिंग जो है ये मेरा शौक़ था। मैं टाइम टू टाइम इसको सीखती रही और लाहौर अवारी से मैंने बाकायदा एक शेफ़ का कोर्स भी किया हुआ है, जो कि मुझे कभी नहीं पता था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन भी लेके चलूँगी। तो लेकिन बस जब अल्लाह ताला ने जो है वो डाला हमारे ऊपर, ये वक्त आया तो बस हमने हिम्मत नहीं हारी। हम दोनों ने अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ की। ज़बरदस्त। मैं कुकिंग अच्छी कर सकती हूँ, मैंने अपनी वो एक्सपर्टी यूज़ की। जी। और उमर साहब जो हैं वो उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी यूज़ की, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ यूज़ की हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से जो है वो हमने अपने काम को चलाया और हम किसी के मोहताज नहीं हैं किसी भी सिलसिले में। और माशाल्लाह से काम चल रहा है और कामयाब तरीके से काम चल रहा है। तो मिस मुझे ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उमर साहब को कुछ आपने सिखाया कि अच्छा धनिया ऐसे काट लो, हरी मिर्च ऐसे काट लो, लीमू ऐसे काट, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है ना ये कुछ खवातीन के लिए बड़ा मुश्किल उमर साहब पहले से ही इज़ वेरी गुड एट कटिंग। वो वेजिटेबल्स पहले से ही बहुत अच्छी काटते हैं। घर में ऑमलेट बनाना हमेशा से उमर साहब जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। बताओ ना, घर में नाश्ता बनाना नाश्ता बनाना आपके वैसे देयर इज नो शेम इन इट, देयर इज नो शेम इन इट। मैं अपना ऑमलेट खुद बना लेता हूँ, वो जैसा भी हो। और बेसिकली इसने जो है वो स्टार्ट कैसे लिया कि इसने सबसे पहले मानी, क्योंकि हमारा ब्रांड नेम मानीस किचन है, तो हमने मानीस किचन के नाम से अपने घर में ही कुकिंग स्कूल बनाया। फिर ये वहाँ रुकी नहीं, फिर इसने मानीस किचन के नाम से ही यूट्यूब चैनल बनाया, और जो कि अभी चल रहा है। और मैं सारे व्यूअर्स से ज़रूर कहूँगा कि ऑल दोज हु वांट टू सपोर्ट अस, वो मानीस किचन यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, तो उससे हमारी सपोर्ट ही होगी। और बिरयानी की स्टोरी अभी आपको थोड़ी पता। आज मेरा ख्याल है मंडे है, फ्राइडे को मैंने 47 डेज बिरयानी बेचने के बाद PWD इस्लामाबाद में हम दोनों ने मिलके बारबेक्यू और डेयरी आइसक्रीम का आउटलेट भी खोल लिया, और उसकी ओपनिंग फ्राइडे को थी अल्हम्दुलिल्लाह। सो अब मैं दिन में बिरयानी बेचता हूँ ब्लू एरिया में। ये आउटकम है और ये मेरा मैसेज है फॉर एवरीबॉडी कि अगर आप सिर्फ हिम्मत ना हारें और एक रास्ता चूज कर लें, अल्लाह पे यकीन कर लें, पहले उससे तौबा कर लें, फिर उससे मांगें और फिर सब्र कर लें, तो ये कहानी बन जाती है फिर कि बिरयानी बेचने से लेके मेरा अपना आउटलेट इन PWD मेन डबल रोड के ऊपर बहुत एक्सपेंसिव जगह के ऊपर इस चीज़ का जो सफ़र है वो 47 डेज़ का है। और हम दोनों ने मिलकर स्टार्ट इसको सिर्फ 5,000 रुपए से किया था। ओके, यानी कि आपका जो कैपिटल जो आपने शुरू किया है इट वाज 5,000, और अभी 47 दिन बाद आप कहाँ पे खड़े हैं? आर यू सेटिस्फाइड? आपको रिटर्न आना शुरू हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न उस तरह से तो नहीं है, लेकिन मतलब हमने रिस्क लिया। फिर जिस तरह अल्लाह मियाँ जब बाजू पकड़ने पे आता है तो रास्ते आसान होते चले जाते हैं। बेशक। मैं जिनकी शॉप है वो ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड। मैं उनके पास बेसिकली इस वजह से गया था कि मुझे शॉप के बाहर मेरे घर वाली जो ग्रिल है वो रखने की इजाज़त दे दे, मैं रात को बारबेक्यू करूँगा। बट उसने कहा उमर भाई ये शॉप आपकी है, आप बिजनेस करें, जब पैसे हो तो दे दीजिएगा। अच्छा, आखिर में तो फिर मैंने अपने दोस्तों को बताया। सही, आखिर में सर ये हम उन नौजवानों के लिए आपसे ज़रूर पैगाम लेना चाहेंगे जो ऑब्वियसली जॉब सैचुरेशन हो जाती है मार्केट में, और आप जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपकी चीज़ नहीं मिलती। कुछ अल्फाज में बस उन नौजवानों के लिए पैगाम दे जाएँ कि जिनको जॉब नहीं मिलती तो वो हिम्मत ना हारें। जी बिल्कुल, मैं तो सारों को ये पैगाम देना चाहूँगा, जिसके पास जॉब है और जिसके पास नहीं है, मतलब रोज़गार नहीं है। देखिए, रोज़गार नहीं मिलने, आपको ना ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने फॉलो किया जी। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे, जॉब छोड़ें, आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। कुछ भी नहीं मिल सकता। सबसे पहले आपको अल्लाह ताला के हजूर पेश होकर तौबा करनी पड़ेगी अपने गुनाहों।
जब तक आप तौबा नहीं करेंगे आप उससे दुआ कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो तौबा करने के बाद फिर आपको अल्लाह के हजूर पेश होकर दुआ करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो आपके पास दस्तयाब वसाइल है, मेरे पास उस वक्त थे ही 5,000 रुपया, तो मैंने और उसी 5,000 से आपने शुरू कर माशाल्लाह आज आप जिस जगह पे खड़े हैं, मैं कहती हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए आप एक मशले राय। बेहद शुक्रिया उमर कमाल साहब, उनकी मिसेज हमारे साथ मौजूद थी, और जनाब जितनी वो लोग काम करे, इतनी हिम्मत वैसे अगर हर कोई अपना लेना, उसके अंदर मौजूद हो लगन हिम्मत, तो कोई भी इंसान पीछे नहीं रह सकता। बेटियां बेटों से कम कहीं नहीं होती। मैं समझता हूं कि ये कम वाली बात तो है ही नहीं, बराबरी है, बराबरी, बिल्कुल बराबरी। ऐसे में मुल्तान की 19 साला मारिया इस चीज़ को सच साबित कर रही हैं। इन्होंने वालिद की बीमारी के बाद घर की किफ़ालत का बीड़ा अपने सर ले लिया, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे घर को चलाना और घर की हर एक चीज़ मैनेज करना। मारिया वालिद के साथ मिलकर लोगों के घरों में रंगो रोगन करती हैं, जिससे घर का गुजर बसर होता है। पहले आपको राशिद हमीद की रिपोर्ट हम दिखाते हैं, फिर ये बाहिम्मत लड़की हमारे साथ मौजूद होंगी, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। मुल्तान की 19 साला मारिया इसकी जीती जागती मिसाल है। वालिद दिल के आर्जा में मुब्तला हुए तो बेटी ने बेटा बनकर दिखाया। वालिद के साथ मिलकर घरों को पेंट करने का मुश्किल काम शुरू कर दिया। मैं भी आम लड़कियों की तरह लड़की हूँ, मगर घर की मजबूरियाँ, हालात इंसान से बहुत कुछ करवा देते हैं। मेरे अम्मी अबू दोनों बीमार रहते हैं, तो मेरा कोई भाई नहीं है, तो इस वजह से मुझे अपने घर की कफालत के लिए खुद मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। 3 छोटी बहनों और बीमार वालदा की कफालत के लिए बाहिम्मत लड़की को मजबूरन हाथ में रंग का डब्बा और ब्रश पकड़ना पड़ा। हमारी जिंदगी का ये आसरा भी है। 7 से 800 रुपए की दिहाड़ी पर काम करने वाली बाप बेटी की लाजवाल मोहब्बत सबके लिए मिसाल बनी हुई है। कौम की इस बाहिम्मत बेटी ने वजीर आज़म पाकिस्तान से अपने घर और वालदा के इलाज की अपील की है। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। अब ये बाहिम्मत लड़की मारिया और इनके वालिद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है, खालिद साहब। मारिया और आपके वालिद जो हैं, हम दोनों को गुड मॉर्निंग, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मारिया, सबसे पहले मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगी, चूँकि हम जब भी बेटियों की बात करते हैं ना, तो हमेशा ये कहते हैं कि ठीक है बेटियाँ क्या कर लेंगी, पैदा हो गई हैं, खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद शादी हो जाएगी, अपने अपने घरों को चली जाएंगी। और पंजाब में तो बड़ी बात है कि हमेशा बेटियों कहते हैं कि पराया धन है, लेकिन आपने इस चीज़ को जिस तरह से गलत साबित किया है, आपकी हिम्मत को हम सलाम पेश करते हैं। प्लीज़ ज़रा मुझे अपने बारे में बताएं, आपकी एज क्या है, कब से वालिद साहब के साथ ये काम कर रही हैं, कितना चैलेंजिंग लगता है आपको ये काम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया खालिद है। एज मेरी 19 साल है। मैं पिछले 9 साल से पेंट का काम कर रही हूँ पापा के साथ, और माशाल्लाह मेरी 3 बहनें हैं मुझसे छोटी। अच्छा मारिया, ये बताएं कि ये जो घर में पेंट करना है, ये अब तक तो खालिसतन जो है ना मर्द ही जाके करते हैं, लड़के जाके करते हैं। हम जब आपके ये मनाजिर भी देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जाके सिर्फ आपने ब्रश कर लिया, प्रॉपर यानी पहले रेगमाल से पुराने रंग को उखाड़ना, उसके बाद कोट दर कोट लगाना। तो जब आप जाती हैं किसी भी घर में ये काम करने के लिए, तो कैसा रिएक्शन मिलता है आपको? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। लोग बहुत खुश होते हैं कि मैं इतने अच्छे से काम करती हूँ, बल्कि मेरे हाथ के काम को बहुत पसंद करते हैं। बहुत सफाई से मैं काम करती हूँ, और मैंने पिछले 9 साल से जब से ये काम मैंने शुरू किया है, माशाल्लाह बहुत कुछ मुझे इसमें सीखने को मिला है। बहुत कुछ मैंने सीखा है, डिज़ाइनिंग का काम, सादा काम, ये डोर की पॉलिशिंग, छतों की डिज़ाइनिंग, हर तरह का काम माशाल्लाह मैंने सीखा हुआ है। अच्छा मारिया, बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। आप 9 साल से ये काम कर रही हैं और आपकी एज 19 ईयर्स है। आप मुझे ये बताएं कि मारिया ख़ुद क्या बनना चाहती है, वो क्या चाहती थी कि वो ज़िंदगी में क्या बने? क्योंकि अमूमन लड़कियाँ कहती है तो डॉक्टर बनना है हमने, या इंजीनियर बनना है। मारिया क्या चाहती थी जब 8 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 9 साल की थी, तो उसके जहन में क्या था, पढ़ लिख कर क्या बनेगी?
मेरे जहन में ये था कि मैं भी आप लोगों की तरह एक न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छी लगते थे न्यूज़ चैनल्स, जो न्यूज़ एंकर बातें करते थे, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरी दिली ख्वाहिश भी यही थी कि मैं एक न्यूज़ एंकर बनूं, मगर किस्मत ने साथ ही दिया। उस वक्त हमारे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। पढ़ाई छोड़ने के बाद फिर 10 साल की एज थी और कोई हुनर हाथ में नहीं था, पढ़ाई भी अधूरी थी, तो कोई काम और नहीं कर सकती थी। इस वजह से फिर इस काम में आ गई। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है मारिया, हम आपके वालिद से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन जब आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया ही है तो फिर एक काम करते हैं, अभी बैठे बैठे आपको न्यूज़ एंकर बनाते हैं, अभी बैठे बैठे। और आप जैसे हम कहते हैं ना, मैं हूँ फैसल करीम, मैं हूँ महक असलम, तो आप मौजूद हैं। आपने इस तरह बोलना है, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूँ मारिया खालिद। आपने बस ये 3 जुमले बोलने और आपका वक्त शुरू होता है अब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मारिया खालिद और आप देख रहे हैं नया दिन। ज़बरदस्त, ये हो गया, न्यूज़ एंकर बन गए आप। ये आपकी जो ख्वाहिश थी, देखें अल्लाह पाक आपको इसी तरह से कामयाबियाँ दे और आपकी हर ख्वाहिश आपकी पूरी करे। आपके वालिद साहब से हम बात करना चाहते हैं। खालिद साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक बेटी जब बाप का सहारा बनती है तो बाप ही कहता है कि अगर ऐसी बेटियां हो तो फ़ख्र से सर उठा के मैं चल सकता हूँ। आपकी बेटी आपके कंधे से कंधा मिलाकर घर की हर जिम्मेदारी पूरी करती है, घर की किफ़ालत का अपने नन्हे कंधों पर उसने जिम्मेदारी, ये बोझ उठाया हुआ है। आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि जो हमारा मुआशरा है वहाँ पर बेटी की पैदाइश और बेटी की तालीम, लेकिन जब बेटी इतना अच्छा और मजबूत बाजू बन के साथ खड़ी होती है तो यकीनन बाप को फ़ख्र महसूस होता है। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जी मेरे ख्याल से बेटियां, आपने कहा कि भी बेटियां बेटों के बराबर होती हैं, और मुझे आज ऐसा लगता है कि बेटियां बराबर नहीं, बहुत ज़्यादा आगे हैं। कि मेरी बेटी ने, शायद अगर मेरा बेटा होता वो भी मेरा नाम रोशन नहीं कर सकता था, मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी। और माशाल्लाह मेरी बेटी ने सारी ज़िंदगी, जो हम खुद मेहनत करके अपना नाम रोशन नहीं कर सकते थे, वो माशाल्लाह मेरी बेटी ने मेरा नाम भी रोशन किया। और हमारे घर के जो इसकी ज़हानत है कि भी घर को अपना घर समझना है, तो ऐसा कम बच्चों में देखने को मिलता है कि अपने घर की तरफ ये ऐसी सोच रखें। ज़्यादातर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं बच्चे के, माँ बाप को बल्कि तंग करते हैं कि हमें कुछ ले के दें। हमारी बच्ची ने हमारा इतना साथ दिया कि भी मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस बच्ची को देख के और बच्चों को भी ये सबक मिले कि हमने अपने माँ बाप को किस तरह उनके साथ रहना है। अच्छा खालिद साहब, जैसे कि मारिया मेरी बहन ने ख़ुद भी इस चीज़ का इजहार किया कि वो क्या करना चाहती है, तो आप हुकूमत से कोई गुजारिश करना चाहेंगे? क्योंकि हम तो यहाँ से बैठ के इस प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश कम से कम पंजाब हुकूमत से ज़रूर करना चाहेंगे कि इनकी पढ़ाई लिखाई का भी बंदोबस्त किया जाए, और इनके जो फिर ख्वाब है ना वो वाले, वो फिर मैं पर्सनल उसको लेता हूँ, और आगे चल के मारी जब पढ़ाई मुकम्मल करती हैं तो फिर इनकी ट्रेनिंग और उसके फिर बाकायदा आगाज़ उस काम करेंगे। लेकिन आप इस वक्त खालिद साहब वज़ीर आला पंजाब से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं किसी से कोई दरख्वास्त नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ अपने बच्चों को ये तरबियत देता हूँ कि अपनी मेहनत से कुछ बने, किसी का मोहताज ना बने, चाहे वो वज़ीर आज़म हो चाहे कुछ भी। मैंने हमेशा अपने बच्चों को यही तरबियत दी है कि थोड़ा मिले ज़्यादा मिले जो भी हो, अपनी मेहनत से करना है, और जो अल्लाह ताला बरकत डालता है मेहनत में, हम उसको बहुत अज़मत समझते हैं। बेशक। और ये जो आपकी तरबियत है ना, ये आपकी बेटी ने जिस तरह से कह रही कि वो 19 ईयर्स की और 9 साल हो गए उन्हें ये काम करते हुए, ये वो शुरू से जो माँ बाप बच्चों को ब्रॉटअप देते हैं ना, वो फिर नज़र भी आता है, जिस तरह से मारिया में हमें नज़र भी आ रहा है। अच्छा मारिया, आप मुझे ये बताएं, घर में कौन कौन मौजूद है? आप हैं, आपकी बहनें हैं, और कौन हैं? जी मैं हूँ, मेरी अम्मी हैं, अबू हैं और 3 छोटी बहनें हैं। अच्छा, तो जो आप अब्बू के साथ ही काम करती हैं, रंगो रोगन का काम करती हैं, दूसरों के घरों में रंग भरती हैं आप, तो ये इससे जो आमदन होती है घर का गुजर बसर आसानी से हो जाता है? जी अगर हमारा काम चलता रहे तो बहुत अच्छा गुजर बसर होता है माशाल्लाह। इस काम में अच्छी आमदन हो जाती है, काम लगा रहे तो। अच्छा, 700-800 रुपया दिहाड़ी बन जाती है। अच्छा,
अच्छा मारिया, मुझे बच्चे ये बताओ कि आप कितनी आपकी एजुकेशन है, कितनी क्लासेस पढ़ी हुई हैं आपने? मैंने 8 तक पढ़ा है। ओके, इसका मतलब ये कि आप उर्दू अखबार अच्छे से पढ़ सकते हो? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़। तो फिर आपने मुझसे वादा करना है ये कि आपने जो आपका मुताला है ना और अखबार बीनी है उसको आपने कंटिन्यू करना है। हम अभी तो आपसे अलविदा लेंगे, लेकिन आपने जिस ख्वाहिश का इजहार किया उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगेगा कि आप ये काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ा सा अखबार का मुताला रोज़ करें, अपनी उर्दू की रवानी बेहतर करें, 15 मिनट 20 मिनट जितना आपको टाइम मिलता है, सुबह उठ के रात को सोने से पहले वो आप करें, कोई सा भी पढ़ें और वो करने के बाद अपनी ज़बान में रवानी लाएं और फिर हम लाजमी आपको दोबारा मदू करेंगे और चांस देंगे कि आप यहाँ पे ना छोटा सा ऑडिशन दें। हाँ। और हम अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं कि आपकी हिम्मत दूसरों के लिए इसी तरह मशअले राह बनती रहे। बहुत शुक्रिया आपका, और आप मुझसे वादा करके जा रही हैं कि अब से आपने जो है ना इस तरह मुताला करना है, ठीक है? जी बिल्कुल ज़रूर। चलें जी, वादा हो गया, ठीक है। बेहद शुक्रिया मारिया और आपके वालिद साहब खालिद साहब मौजूद थे, आप दोनों का। गुड़िया से खेलने वाली बहुत बच्चियां आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी नन्ही डिज़ाइनर से, और वो खुद भी गुड़िया लगती है मुझे। जो ना सिर्फ खुद जो है वो खेलती हैं इनसे, बल्कि इसके कपड़े भी डिज़ाइन कर देती हैं। हाँ, और खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। हम बात कर रहे हैं कराची की महरीन एहसान की, जो गुड़ियों के लिबास डिज़ाइन करने में बड़ी महारत रखती हैं। तो महरीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महरीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी अच्छी हूँ माशाल्लाह। आप तो खुद एक डॉल सी हैं। क्या एज है आपकी? थैंक यू, मैं 12 साल की हूँ। मुझे ये बताएं कि 12 साल की उम्र में तो बच्चियाँ खुद खेलती हैं गुड़ियों से, और आप गुड़ियों के कपड़े बनाती हैं, तो ये कैसे शौक पैदा हुआ कि गुड़ियों के कपड़े डिज़ाइन करने? ये आइडिया कैसे आया? मुझे जब मैं 8 साल की थी, मुझे तब से बहुत शौक़ था कि मैं गुड़ियों के कपड़े बनाऊं और फिर उनसे खेलूं। लेकिन जो डॉल्स मार्केट में आती थी उनके कपड़े मुझे सही नहीं लगते थे, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। मैं बलून्स यूज़ करती थी, मैं सॉक्स यूज़ करती थी, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे नीडल यूज़ करने की इजाज़त नहीं देती थी। तो अब मैं नीडल यूज़ करके बहुत अच्छे कपड़े बनाती हूँ। अच्छा, क्योंकि ये मेरा फोटे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कभी गुड़िया से नहीं खेला, लेकिन हमने देखा है कि आप जो डॉल्स हैं बाबी, उनको भी डिज़ाइन कर रही हैं, और ना सिर्फ ये कि वेस्टर्न बल्कि ईस्टर्न भी आपने कर दिया है। आपने गरारा भी सी दिया है, शलवार कमीज़ भी सी दी है, ऐसा ही है? मैं हर तरह के कपड़े बनाती हूँ। हर तरह के कपड़े बनाने की जनाब उनके पास एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी कितनी डॉल्स और अब तक कौन कौन से डिज़ाइंस ऐसे हैं जो कि आप बना चुकी हैं? कौन कौन से ड्रेसेस अपनी डॉल्स को पहना चुकी हैं? मैं तो बहुत सारे बना चुकी हूँ, लेकिन आधे उनमें से ऑर्डर के होते हैं जो मुझे लोग देते हैं इधर उधर से, तो मैं तो उनको दे देती हूँ। लेकिन जैसे जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मैं अपने लिए बनाती थी, तो मैंने बहुत सारे ड्रेसेस बना चुकी हूँ जो मैं आपको अभी दिखाऊँ। हाँ प्लीज़, आप हमें बिल्कुल दिखाएं। और जब तक ये दिखा रही हैं तो हम ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितने प्यारे हैं और कितना नफीस काम है ना। वो देखें, ये इन्होंने दिखाई भी है, वाओ। अच्छा, तो ये आपने ये भी अपनी डॉल को पहनाया। और दिखाएं अगर और भी आपके पास ड्रेसेस है, जीन्स एंड साथ में एक शर्ट और भी है जनाब। अच्छा, वैसे हम ये दिखा भी नहीं कि जो ये ड्रेसेस बनाती हैं, देखिए फैसल, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, गाउन कहते हैं? हाँ इसको गाउन कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, नहीं, इसको गाउन नहीं कहते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो ड्रेसेस हैं वो, सॉरी टू कट यू, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो एक्ट्रेसेस हैं, मैं बिल्कुल यही पूछने लगी थी कि आपके जो ड्रेसेस हैं, हमारी काफ़ी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ ने उस तरह के कट्स पहने हुए हैं, तो ये आपके डिज़ाइन से इंस्पायर हो के उन्होंने ऐसा स्टिच करवाया है या आपने इनसे इंस्पायर हो के अपनी डॉल्स को ऐसी ड्रेसिंग करवाई है?
मैंने उनसे इंस्पायर होके बनाया है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया और फिर कल को आपने देखा हो कि अच्छा फलानी सेलिब्रिटी ने तो जी आपका ये बनाया हुआ डिज़ाइन पहना, और फिर आप अपनी अम्मा को बता रहे हो कि ये तो मैंने अपने डॉल के लिए बनाया था और इन एक्ट्रेस ने जो है ये मेरा डिज़ाइन पहन लिया? नहीं, ज़्यादातर मैं उन्हीं के ड्रेसेस से इंस्पायर होती हूँ। जैसे मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मायरा खान है और मैं उनके बहुत सारे ड्रेसेस कॉपी कर चुकी हूँ अब तक तो। अरे वाह, ज़बरदस्त। और हम देख रहे हैं सबूर अली के भी आपने जो है ना एक रेप्लिका किया। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आपको ऑर्डर्स भी आते हैं, तो ज़रा इस हवाले से बताएं। 12 साल की आप बिज़नेस वुमेन जो बन गई है ना, तो जो कहाँ से आपको ऑर्डर्स आते हैं और आप पर पीस कितना चार्ज करती हैं? मुझे पाकिस्तान में से ही आते हैं, कुछ लोग इस्लामाबाद से होते हैं, मतलब डिफरेंट सिटीज़ से होते हैं पाकिस्तान के, और मुझे इंडिया से भी आ चुका है एक ऑर्डर, और मुझे एक दफ़ा अमेरिका से भी आया था ऑर्डर, लेकिन हमने मना कर दिया था क्योंकि हम नहीं भिजवा सकते वहाँ पर। अच्छा, और क्या आप चार्ज करती हैं? मैं पर ड्रेस 400 चार्ज करती हूँ। रीजनेबल भी है ना। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, चले अब हम आपकी थोड़ी सी फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे आप किस क्लास में पढ़ती हैं और अम्मा जो हैं वो क्या कहती हैं कि बेटा ज़्यादा ध्यान पढ़ाई की तरफ देना, डिज़ाइनिंग बाद में करना, तुम पहले पढ़ो फिर बाद में काम करना। बताओ क्या पढ़ती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं क्लास 8 में हूँ। अच्छा, 8th क्लास में। तो पढ़ाई में अच्छी हो या बस ठीक है चल जाता है काम? नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में। ये फिर अब आप बात नहीं करें, अब मैं बात करता हूँ। अच्छा, तो आखिर में बच्चे मुझे ये बताओ कि अभी आप अपनी स्टडीज़ परस्यू कर रहे हो, आगे जाके आप इसी तरह की डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसमें अपना करियर बनाना चाहोगे? जी ठीक है। तो महरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और अगेन आपकी मदर ने आपको बड़ा अच्छा ये सिखाया कि पहले आपको स्टिच नहीं करने देती थी व्हेन यू आर यंग, लेकिन अब आपको स्टिच करने देती हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। और कितना टैलेंट है यार हमारे मुल्क में, आप देख सकते हैं। आप ये देखें कि किस तरीके से माहिरा खान ने, सबूर ने, इनके जो ड्रेसेस हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको कॉपी किया, बहुत अच्छा किया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, और माशाल्लाह अपनी डॉल्स को वही शक्ल सूरत देने की कोशिश की ना। कोई भी रिश्ता ना बड़ा ही खूबसूरत होता है, और वो खूबसूरत जो रिश्ता है वो हमेशा एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ की कोशिशों से बनता है। शादी के बंधन की हम बात करें, ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल समझ जाती है। लेकिन हम जब अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो हमारे मुआशरे में इस खूबसूरत रिश्ते को भी इस कदर मुश्किल बना दिया गया जनाब कि शादी के तस्वुर से या तो खौफ आता है या फिर लोग जो हैं अब ये सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा वक्त और गुजार लेते हैं, फिर शायद हम इस तरफ आ जाएंगे। कुछ लोगों के नज़दीक एक लड़के और लड़की की शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात में बहुत ज़्यादा दखल उनके रिश्तेदारों का होता है, और ये वाकई हमारी सोसाइटी में एक बड़ी मशहूर बात, बहुत बड़े बुजुर्ग जो हैं, बड़े लोग जो हैं हमारी फैमिली के, वो कहते हैं कि जब तक एक लड़की को उसका मैका पीछे से फीड करता रहता है, वो अपनी ससुराल में कभी भी एक अच्छा माहौल नहीं बना सकती। मेरे ख्याल से इट्स बोथ वे राउंड्स, अगर दूसरे लड़के वालों की तरफ से भी हो तो भी नहीं, यही सूरत हाल बनती है। अक्सर औकात ये रिश्तेदार उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मदाखलत करते हैं, एक अच्छी भली शादी तलाक या फिर खुला की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब ये शादियां नाकाम क्यों होती हैं, कामयाब शादी का राज क्या है, और पहले और आजकल की शादियों में क्या फ़र्क है? मुझे लगता है कि पहले जो है ना खातून सब्र कर जाती थी, बर्दाश्त कर जाती थी, और मियाँ भी शायद समझ जाते थे, लेकिन आज जो है तलाक की जो रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शायद ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर लड़के के माँ बाप या लड़की के माँ बाप नहीं समझ पाए तो लड़का लड़की सोचते हैं ठीक है हम कहीं और शादी करेंगे। इस चीज़ का इस्लाम ने एक ऑप्शन ज़रूर दिया है, लेकिन इन रिश्तों में आने वाली जो तलखियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके हवाले से आपको आए दिन खबरें भी मिलती रहती हैं। अब इन सारे सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश की हमारे नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद ने, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। लड़के और लड़की का इंतखाब, दावतनामों की तकसीम, मेहंदी, माइयों, रत जगह की तकरीबात, ढोलक की थाप पर लड़के लड़कियों का रक्स, जिंदगी भर साथ निभाने के अहदो पैमा होते हैं, कभी ये वादे वफा होते हैं। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसको एक ऐसा शरीक हयात मिले जो उसे खुश रखे, उसको हर तहफ़्फ़ुज़ दे और जिसके साथ वो अपने आप को महफूज समझे। तो कभी चंद माह बाद ही ऐसे इख्तिलाफात होने लगते हैं कि अंजाम अलहदगी पर होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? शादियाँ क्यों नाकाम हो जाती हैं? खामोश! मेरी माँ के साथ हाथापाई कर रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अकबर आप मेरी बात तो
सुने। एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे। चुप। अम्मी, आप इसकी माँ को फोन करें, उनको बोले इसको अभी के अभी यहाँ से लेके जाए। 6 साल पहले शादी के बंधन में बंधने वाली हिबा एहसन कहती हैं कि शादी के बाद की जिंदगी में पेश आने वाले मुश्किल हालात में किसी हद तक दखल खुद लड़कियों का भी होता है। मैं एक लड़की को भी कहती हूँ कि जब अपने माँ बाप को वो छोड़कर आती है तो मैं ये मानती हूँ कि उसको उस लड़के के माँ बाप को भी अपने माँ बाप समझना चाहिए। और अगर जिस तरीके से वो अपने माँ बाप की बातें बर्दाश्त करती है, एक तरीके से पिटती भी है बचपन में, सारी बातें बर्दाश्त करती, तो अगर कुछ अल्फाज माँ बाप अपने मुंह से निकाल देते हैं तो वो बर्दाश्त करना सीखे। आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। जब खुद बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना तो वो अलग घर लेने की डिमांड करती हैं। जब अपने माँ बाप को बर्दाश्त करती हैं और उसी घर में रहती हैं और उसी घर से रुखसत होती हैं, ठीक है ना, तो उनको उस लड़के के माँ बाप को भी बर्दाश्त करना चाहिए। आजकल शादी से बहुत पहले लड़कियों ने शादी के बाद की जिंदगी के हवाले से एक तस्वुर कायम कर रखा होता है जिसमें रोक टोक से आजाद जिंदगी सरे फहरिस्त होती है, मगर पहले ऐसा नहीं था। इस बारे में हाउसवाइफ अमरीन नईम ने बताया कि शादी से पहले उनका कोई आइडियल नहीं था। मैंने तो कभी आइडियल अपना बनाया ही नहीं साहब। मैं मैट्रिक में थी, मैट्रिक के बाद जो है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ही थी तो मेरी शादी हो गई। तो उसके बाद तो कभी अपना ऐसा आइडियल कोई सोचा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो जैसे जो माँ बाप ने कर दी वही थी। और माशाल्लाह ये सब कहते हैं कि शादी से पहले जो होती है लव मैरिज बहुत अच्छी होती है, लेकिन मैं कहती हूँ अरेंज मैरिज बहुत अच्छी होती है। जो शादी के बाद वो होती है ना मोहब्बत, वो शादी से पहले नहीं हो सकती। इन्होंने और मैंने मिलके जो अपने आगे लाइफ के बारे में जो बात तय की और आज तक माशाल्लाह से उसी पे चल रहे हैं। अमरीन नईम के शौहर बाहमी अफाम व तफहीम को खुशगवार जिंदगी का राज करार देते हैं। उनका कहना है कि 27 साल में बीवी से एक भी शिकायत नहीं हुई। आज 27 साल के बाद हमारी बेहतरीन कामयाब शादी चल रही है। हमें किसी से कोई गिला नहीं है, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, मैं बार बार कहूँगा, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। मियाँ बीवी में ज़हनी हम आहंगी शादी के बंधन की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर करीबी रिश्तेदार भी शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इस बारे में मारूफ एडवोकेट ख्वाजा नवेद अहमद कहते हैं कि ये मामला तकरीबन हर घर में पेश आता है। बात ये कि अरेंज मैरिज जो है उसमें भी सास और बहू का फड्डा होता है। वही सास लड़की को लेके आती है, बाद में उसकी दुश्मन हो जाती है। लव मैरिज में लड़का लड़की आपस में प्यार करके आते हैं, लेकिन लड़की जो है उसको लड़के के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते बहुत दिनों तक। कभी कहते हैं हमारे ख़ानदान के स्टैंडर्ड की नहीं है, कभी कहती है पता नहीं इसकी तो ज़ुबान कैसी है, कभी कहती है बदतमीज़ है, कभी कहते हैं कपड़े कैसे पहनती है। ये अननेसेसरी छोटी छोटी बातें कि दिल में जगह नहीं पैदा करते उस लड़की के लिए जो आपके बेटे से तो लव करके उसके घर में घुस गई, दिल में भी घुस गई, अम्मा के दिल में नहीं घुसी। अम्मा ने कहा इसने मेरे को आउट कर दिया दिल से मेरे बेटे के, अब ये मेरे घर से आउट होगी, तो फिर हो जाती है आउट। शादी चाहे घर वालों की पसंद से की जाए या अपनी पसंद से, अगर दोनों ही सूरतों में शादी को मसाइल का शिकार होना होता है तो सवाल जन्म लेता है कि आखिर कामयाब शादी का नुस्खा क्या है। इस बारे में एडवोकेट ख्वाजा नवेद का कहना है कि कामयाब शादी की जिम्मेदारी कहीं न कहीं लड़की के कंधों पर ही आ पड़ती है। मेन जो मेरी एडवाइस है कि अपनी छोटी छोटी शिकायतें जाके अपने माँ बाप को ना बताएं, वहाँ बात बढ़ जाती है। आपस में 6 दफ़ा लड़ते हैं, फिर रात को सोते हैं, ठीक हो जाते हैं। एक बात वहाँ पहुँचा दी तो वो गिरा बांधी जाती है, वो ख़त्म ही नहीं होती। इसी तरह लड़के को लड़की से कोई शिकायत है, वो बेचारी की कोई प्रॉब्लम हो गई है या उसने कोई चीज़ तोड़ दी है या वो कर दिया है, कॉल कर दो, ज़रूरी है जाके अपनी माँ को बताना। अपने अंदर हज़म करने का जज्बा पैदा करे लड़का भी और लड़की भी। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि लड़की डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त करती रहे और अपनी माँ को ना बताए। एक थप्पड़ भी मारे तो फ़ौरन बता दे, वरना ताकि उसको दूसरा थप्पड़ मारने की कभी जरूरत ही ना हो। शादी को कामयाबी के साथ निभाना लड़के और लड़की दोनों की जिम्मेदारी है, मगर इसके साथ दोनों घरों की खवातीन को भी चाहिए कि वो अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करें और नए शादीशुदा जोड़ों के लिए आसानियां पैदा करें। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।
तो जनाब रेहान की रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन मेरा जो नज़रिया है शादी के बंधन को लेकर, मुझे ये लगता है कि जब तक दोनों तरफ से यानी मियाँ और बीवी दोनों समझदारी का मुजाहरा नहीं करते, रिश्ता चल नहीं सकता। इवन कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता, चाहे वो आपका दोस्ती का है, माँ बेटी का है, बहन बहनों का है। तो मुझे ऐसे देख रहे हो एज एन एक्सपर्ट मैं अपनी राय नहीं दे रही, एज एक्सपर्ट ये राय दे रही थी। और मेरी नाक़िस राय में गाड़ी से बढ़ के ये एक तराजू है जिसके दोनों पलड़ों का एक साथ अगर वो नहीं भी होते तो कभी एक भारी हो जाए तो दूसरा हल्का पड़ जाए। ये हमेशा वैसे मैंने ये देखा कि हमेशा मियाँ जो है वो हल्का ही पड़ता है, बीवी भारी आ रही होती है। मेरे रिश्ते में जैसे ही एक्सपर्ट की राय आपने जानी, अब हम आगे बढ़ते हैं। कार स्टूडेंट्स की मेहनत का मुंह बोलता सबूत, ऐसा शाहकार कि जिसे जो भी देख रहा है सिर्फ पजीराई करता नजर आ रहा है। फैसलाबाद से एक खबर है जहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने सोलर से चलने वाली कार बनाई है जिसकी बैटरी ब्रेक लगाने पर भी चार्ज होती है। जनाब उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूरज की किरणों का होगा इस्तेमाल, ब्रेक भी करेगी बैटरी को फुल चार्ज। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 2 तलबा बलाल और आकिफ ने ऑलराउंडर कार बना डाली जो दिन में सूरज की रोशनी जबकि रात में बिजली और फ्यूल से चलेगी। कार में लगी लिथियम बैटरी ब्रेक लगने से चार्ज होती है। ये जो प्रोजेक्ट इसका नाम है सोलर हाइब्रिड कार विद रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें मल्टीपल सोर्सेज हैं आपके पास, इसको वाटर के थ्रू चार्ज करके भी चला सकते हैं, आपको इसको सोलर के थ्रू भी चार्ज करके चला सकते हैं, आप इसको चाहे तो इंजन में भी चला सकते हैं। इसमें जो मेन फीचर है वो ये है कि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है कि आप जब ब्रेक सप्लाई करेंगे तो आपकी जो है बैटरी चार्ज होगी। जो आप इतनी ज़्यादा फोर्स ब्रेक लगाने पर ज़ाया करते हैं वो आपकी ज़ाया नहीं होगी, वो आपकी बैटरी चार्ज करेगी। 600 kg तक का लोड कैरी कर सकती है। इसमें 5 बंदे बैठ के एट अ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। ज़हीन तलबा ने 1 साल की मेहनत के बाद ये अनोखी गाड़ी तैयार की है। हमने दिन रात एक करके इसको बनाया, हम नहीं देख रहे थे कि रात है या दिन है। लोग कोरोना की छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे लेकिन हम कोरोना में इधर सेपरेटली ये काम कर रहे थे अपना और सर अंजाम दे रहे थे इसे। इसमें जो सोलर की जो 150 वाट की वो 5 प्लेट्स लगी हुई हैं और 50 वाट की 3 प्लेट्स लगी हुई हैं। रेड बुल कार की लागत है सिर्फ 2.25 लाख रुपए। सलाहियतों से माला माल यूनिवर्सिटी के होनहार दिखा रहे हैं अपने कमालात। कहते हैं हुकूमत सरपरस्ती करे तो मुल्की सतह पर सोलर गाड़ियां बनाकर दुनिया को हैरान कर सकते हैं। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। जी हाँ, तो हमारे जो शाहकार है ना वो बहुत ही हमारे हर गली मोहल्लों में छुपे हुए हैं। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि इस नम मिट्टी को और ज़रखेज़ हम करें। खैर, जब अब मिसरा मेरे मुंह से निकल ही गया है तो आइए अब गुफ्तगू को थोड़ा शायराना कर लेते हैं। मुद्दत हुई है यार को महमा किए हुए, जोश कदह से बज़ में चरागा किए हुए, करता हूँ जमा फिर लख्ते जिगर को, अरसा हुआ है दावत मशगा किए हुए, मोहब्बत और ज़िंदगी की तल हकीकतों को शेर की ज़बान में बयां करने वाले असदुल्ला खान गालिब की अपनी ज़िंदगी कैसी थी। अब ये बात हमारे नौजवानों को भी पता चलनी चाहिए। जी हाँ, पाकिस्तान अब उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर बहुत बड़े इस खित्ते के शायर मिर्ज़ा गालिब पर एक ड्रामा बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल, और फैसल सिर्फ यही नहीं, मुग़ल बादशाह बाबर भी जो हैं उन पर भी एक ड्रामा बनेगा, एक सीरीज़ बनेगी जो PTV पर आएगी। और ये दोनों बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है हमारे लिए कि हमारी नौजवान नस्ल को पता चलेगा कि हमारी तारीख़ में कितने सितारे मौजूद हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी जिद्दोजहद उन्होंने की। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर अदाकार साजिद हसन साहब ने। साजिद साहब, बेहद शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मिर्ज़ा गालिब हों और मुग़ल बादशाह बाबर हों, इन दोनों पर ड्रामा बन रहा है, सीरीज़ बन रही है जो कि नौजवान नस्ल अब देखेगी, उनको पता चलेगा उनकी तर्ज़ ज़िंदगी क्या रही है। उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर ये उर्दू ज़ुबान में बनने वाली सीरीज़ हमारी इंडस्ट्री के लिए कितना बेहतर है ये?
रिलेशन में उज़्बेकिस्तान के साथ बिल्कुल ये बन तो सकता है, लेकिन कौन बनाएगा, उसका सब्जेक्ट मैटर कैसे होगा, कौन सी ज़बान में होगा प्रीडोमिनेंटली, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो फैक्ट्स हैं वो हम कितने दिखा पाएंगे, या हम उसको अपने लोगों के लिए कुछ चेंज करेंगे या लाइसेंसेस लेंगे। ये बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि अब जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, उनको देखने की है, कोई भी आप चीज़ दिखाते हैं तो फ़ौरन आदमी जाके उसके फैक्ट्स को बिल्कुल ऑथेंटिकेट कर सकता है। और इस किस्म की बड़ी शख्सियात के बारे में बहुत तहकीक की ज़रूरत है, और बड़ी बारीकी से तहकीक की ज़रूरत है, और इसमें किस तरह से कौन से एस्पेक्ट्स इनके हाईलाइट किए जाएं। बाबर एक इंतहाई बड़ी शख्सियत है, और मिर्ज़ा गालिब अपनी जगह उतने ही बड़ी शख्सियत हैं अदब में। तो ये दो अलग अलग जायंट्स हैं, दोनों बहुत बड़े फिगर्स हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। एक ने सल्तनत पूरी रखी ज़मीन पर, और एक ने तख़य्युलाती जो चीज़ें लिखी, बिल्कुल उसमें भी एक पूरी सल्तनत है। गालिब को आज भी याद किया जाता है। तो इसकी बड़ी बारीकी से जो काम किया जाए, इस पर प्रोडक्शन वैल्यू, पीरियड पीसेस बहुत महंगे होते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इनको अंडरटेक करती हैं। तो इसलिए ये क्या करना चाहिए जी, मगर कौन करेगा, किस तरह करेगा, किन लोगों के हाथ में इतना पैसा होगा और इसकी इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल बहुत बड़े काम हैं। बिल्कुल करने चाहिए, हुकूमतों को करने चाहिए, मुल्क के रिप्रेजेंटेशन है, दुनिया को पता चले। लेकिन साथ साथ बहुत मुश्किल काम भी है, इंतहाई, और अगर काम आता हो तो तकरीबन नामुमकिन, लेकिन साथ साथ काविश के बिल्कुल कोशिश की शदीद ज़रूरत है। हम सबको मिल के इसमें अदबी जितनी भी शख्सियात हैं उनका कुछ मजमुआ मिल के या कोई बोर्ड मिल के इस किस्म की स्क्रिप्ट लिखे तो मज़ा आएगा। और बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री को शदीद ज़रूरत है, इंडस्ट्री क्या पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है, क्योंकि ये अब दुनिया आगे आने वाले वक्तों में, और आज से ही लग ऐसे रहा है कि ज़हनी तौर पे आपको जितना ज़्यादा खुला मौका मिले दुनिया में, वही मुल्क आगे तरक्की कर रहे हैं। सो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस दौड़ में, जो ज़हनी दौड़ है, उसमें बड़ी तेज़ी से तरक्की करें, और जो फासले हमें 100 साल में तय करने हैं वो मिनटों में तय करें। तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि इस किस्म की काविश की जाए। अच्छा साजिद साहब, ये जो नौजवान नस्ल तक ये चीज़ पहुंचाने ना, वो बड़ा अहम है, क्योंकि कई ड्रामे, कई टेलीविज़न प्लेस और कई फिल्म्स बनी हैं, लेकिन ये जो हम अपने नौजवानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं ना, वो मिर्ज़ा गालिब का मुकम्मल उसलूब पहुंचाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी तदरीसी किताबों में मिर्ज़ा गालिब को पंखड़ी एक गुलाब की सी है में मुकफ़िल करके रख दिया है, जबकि गालिब तो वो है कि गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। तो ये बताइए कि क्या पहले कभी पीटीवी ने इस तरह का कोई ड्रामा बनाया है जिसमें किसी और मुल्क की कास्ट भी शामिल हो? की गई है, और पीटीवी से कोशिश की गई है। गवर्नमेंट ने पीटीवी का एक इदारा, पीटीवी ने बिल्कुल इसको किया है, और कासिम जलाली साहब और बड़ी चीज़ें, मगर उसमें ये है कि ज़ाहिर है इनके पास वो वसाइल नहीं थे उस वक्त भी। मेकअप का डिपार्टमेंट, बहुत सारी चीज़ें बहुत कच्ची हैं। अगर आप उसको देखें दोबारा तो काफ़ी कच्चा पक्का काम लगता है। लेकिन जहाँ तक स्क्रिप्ट का ताल्लुक़ है, आई थिंक वो भी बहुत अच्छी उस ज़माने के हवाले से। लेकिन ज़माना बदल जाता है, हकीकतें बदल जाती हैं। अब उसमें भी अगर जब आप देखेंगे उस प्ले को, तो जब आप इंटरनेट को चेक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें शायद आपको हकीकत से बहुत दूर मिलें। तो यस, बहुत उस ज़माने में बहुत ज़बरदस्त कोशिश वक्तों के हिसाब से चलती है दुनिया। ये तो नहीं हो सकता कि अभी गाड़ी दुनिया में भी, जैसे एयर टैक्सी अभी नहीं आई है और बहुत सारी चीज़ें भी नहीं आई हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ आएगी, तो अभी नहीं आई है। जब तक आ जाएगी फिर उसके से जो तब्दीली आएगी वो देखी जाएगी ना। इसी तरह ये ड्रामा उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन के हवाले से आगे चली गई हैं, अब वो पहले की तरह का कोई नातजुर्बाकारी नहीं है।
तो इसमें ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के जो पुराने काविशें हैं उनको सराहते हुए हमें बिल्कुल वहाँ से भी कोशिश करनी चाहिए। वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू इसमें ज़रूरी है कि बढ़ाई जाए। ठीक, तो साजिद साहब आप क्या समझते हैं हमारी इंडस्ट्री के वो कौन से ऐसे 3 नाम हैं जो मिर्ज़ा गालिब का किरदार बहुत बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं? किरदार कौन अच्छा अदा कर सकेगा? हर देखिए, ये तो ऐसा किरदार है कि कोई भी अदाकार उसकी थोड़ी सी अच्छा बुरा जैसा भी हो, वो इसको अगर करे तो वो बड़ा हो जाता है। तो ये तो ख्वाब है बहुत छोटे बड़े सब अदाकारों का, और छोटा बड़ा अदाकार कोई नहीं होता, इसमें किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है। लेकिन जाहिर है कि जो भी ये मिर्ज़ा साहब का किरदार अदा करेगा, उसकी उर्दू, उसकी शख्सियत और उनकी आवाज़ और उनकी अदायगी, ये सब चीज़ें हमारे पड़ोस जो आजकल दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, हमारे मोदी साहब के मुल्क के बहुत बड़े फनकार नसीरुद्दीन शाह, वो ऑलरेडी ये कर चुके हैं और बड़ी बखूबी किया उन्होंने। और गुलजार साहब ने लिखा, वो भी बहुत अच्छा लिखने वाले। लेकिन ये एक दौर है, एक दौर को दिखाया उसमें, और एक पूरा दौर उनका दिखाया और उनकी पूरी ज़िंदगी को शायद अहाता किया उन्होंने। लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस दौर से लेके किस दौर तक उनको दिखाएंगे, क्या पूरी ज़िंदगी दिखाएंगे? तो उसमें तो बहुत सारे फिर किरदार आएंगे, जो उनकी जवानी, बचपना। चलिए साजिद साहब, बहुत और यकीनन आपने जो गुफ्तगू की है, थोड़े बहुत कंसर्न्स तो ज़रूर हैं कि कौन इसका किरदार अदा करेगा, क्योंकि ये किरदार नहीं है मिर्ज़ा गालिब, ये अहद है पूरा, और ऐसा अहद कि जो जिंदा और जावेद है। इसी पर हम बात करेंगे जॉइंट वेंचर पर डायरेक्टर पीटीवी और फोकल पर्सन फिल्म्स नरीता फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। नरीता, बहुत शुक्रिया एक बड़े अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले तो हम यही जानना चाह रहे हैं कि इस जॉइंट वेंचर पर काम कब से शुरू होगा? अच्छा, थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे मौका दिया है इसके ऊपर बात करने के लिए। इस पे काम शुरू करने की सिंस मैं साजिद साहब को बड़े गौर से सुन रही थी और जो ये बातें कर रहे थे बिल्कुल पर्टिनेंट थी। आपको जब किसी इतने बड़े अहद के बारे में ये दोनों मिर्ज़ा गालिब साहब और ज़हीरुद्दीन बाबर अपने अंदर एक बड़ी एनरिचिंग हिस्ट्री रखते हैं। सो जब आप इतने बड़े किरदारों के बारे में, इतने बड़े हिस्टोरिक लेजेंड्स के बारे में, लिटरेरी फिगर्स के बारे में टच अपॉन करते हैं, तो हम टाइमलाइंस को देखें सिर्फ प्रोडक्शन के एतबार से या इस एतबार से, उससे बहुत पहले ज़रूरत है कि हम ये देखें कि हम इसको इन किरदारों से जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ठीक है। सो उन स्टेप्स के अंदर आप देखें कि क्योंकि ये एक रिच हिस्ट्री है, तो बगैर हिस्टोरियंस को, बगैर रिसर्चर्स को, बगैर एक्सपर्ट ग्रुप बनाए, बगैर इनके ऊपर रिसर्च को स्ट्रेंथन किए, और ना सिर्फ रिसर्च, आप ये देखें कि इनकी शायरी इतनी एक्सटेंसिव है, इनके ऊपर जो आप स्क्रिप्टिंग कराएंगे, स्क्रीन प्लेस करेंगे, वो इतने स्ट्रेंथन उस हिसाब से होने चाहिए कि जो फुली जस्टिफाई करते हों कि आपने बाबर और ज़हीरुद्दीन बाबर साहब और मिर्ज़ा गालिब को चुना है इस काम के लिए। सो बेसिकली एज अ फर्स्ट स्टेप, आपके सवाल से मैं टाइमलाइन तो बिल्कुल नहीं देना चाहूँगी, बल्कि ये कहना चाहूँगी कि एज अ फर्स्ट स्टेप हमने एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं इसके लिए, और जिसमें हमने कोशिश की है कि हम हिस्टोरियंस, रिसर्चर्स, आपके पोएट्स, आपके बड़े राइटर्स, उनको शामिल करें, उनको हम यहाँ से एक प्लेटफॉर्म दें फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मैं इसलिए स्ट्रेस करूँगी कि आपको पता है कि जो डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, जो हीरोज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, जो आपको अपने मॉरल्स, वैल्यूज़ पे स्टैंड करने की ज़रूरत है। सो प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑफ कोर्स इसमें एक विजन था है, and he was the one who went to Uzbekistan and he conveyed कि हमें ज़रूरत है कि इस रीजन में अपने जो हमारे हीरोज़ हैं, जिनसे हम एक ट्रेल भी है हमारी, हम सीखें उनसे, हमारी यूथ उनको आइडियलाइज करे, उन चीज़ों पे हमें काम करने की ज़रूरत है। सो दैट्स हाउ वी पिक्ड अप जी।
और अगेन आपके सवाल पे कि हम पहले इस पे एक एक्सपर्ट ग्रुप पे काम कर रहे हैं और वो जब बनेगा, वो जब अपने सजेशंस देंगे, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रॉम द पाकिस्तान साइड ओनली। हमने एक्सपर्ट ग्रुप सजेस्ट किया है उज़्बेकिस्तान साइड को, वो अपना एक एक्सपर्ट ग्रुप इसके ऊपर बनाएंगे और वो हमसे फिर इसको शेयर करेंगे और फिर हम इन दोनों एक्सपर्ट ग्रुप्स की जब आपस में एक फर्स्ट आप कह लीजिए लाइन पे जब ये डिसाइड करेंगे कि हमने किस मैग्नीट्यूड किस स्केल पे काम करना है, तो फिर हम जो है ना वो अगले स्टेप पे जाएंगे, बिकॉज ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम अगर हम ये वाला स्टेप जो है ना वो लूजली हैंडल करें। ठीक है। अच्छा नरीता, मुझे ये भी बताएं, जैसे आपने कहा कि पहले जो टीम है वो देखेगी और फिर उसके बाद जो है इस पे कुछ ना कुछ हम काम शुरू करेंगे, लेकिन कुछ नाम होते हैं ना जहन में कि अच्छा ज़हीरुद्दीन बाबर की शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए ये अदाकार बेहतरीन तरीके से किरदार निभा सकता है, या मिर्ज़ा गालिब की जो शख्सियत थी उनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ये नाम बेहतरीन तरीके से किरदार निभा सकता है। बज़ाते ख़ुद अगर मैं आपकी अपनी राय मांगूँ तो दोनों अहम किरदारों के लिए कोई एक नाम या कोई 2-3 नाम जो कि आपके जहन में हो या जो सजेशन दी गई हो कि अच्छा इन नामों को कंसिडर किया जा सकता है? अच्छा, मैं सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूँगी कि आई वुड नॉट बी द पर्टिनेंट पर्सन टू बी आंसरिंग सच अ क्वेश्चन। हमारे पास आपको पता है इतने बेहतरीन अदाकार मौजूद हैं, इतने अच्छा टैलेंट मौजूद है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक्टर जिसको ये जिनका राइट है चूज़ करना कि वो किसको चूज़ करेंगे, वो आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ देख के चूज़ करेंगे, सोच के चूज़ करेंगे। सो मैं इतने बड़े बड़े नाम जो हमारे मुल्क में एक्टिंग कर रहे हैं उनके साथ जस्टिफिकेशन नहीं शायद कर पाऊँ अगर नाम लूँ तो, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे मुल्क में बेहतरीन टैलेंट मौजूद है। रिसोर्सेज हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे बेहतरीन रिसोर्सेज इसमें लाएं। पीटीवी और उज़्बेक टीवी के साथ हमारा इरादा है जॉइंट प्रोडक्शन में जाने का, और पीटीवी को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको पता है पीटीवी हमारा एक इदारा है जिसकी अपनी एक हिस्ट्री है। सो हम ये चाहेंगे कि जो एक्टर्स और जो एक्ट्रेसेस जो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनमें जो अच्छे बड़े नाम हैं, इवन जो मैं कहती हूँ अनरिकग्नाइज्ड नेम्स हैं, मे बी आई एम नॉट समबडी जो इसके ऊपर कोई अथॉरिटी है बात करने के लिए कि मैं किसको कास्ट करूँ किसको नहीं, ये किसी और का राइट है। क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो जिसको कहते हैं कि बहुत बड़े नाम भी हैं और बहुत ही एक्साइटिंग ये वेंचर होने वाला है। तो बहुत शुक्रिया नरीता आपका।